स्वागतम सुस्वागतम मेरे प्यारे बच्चों, दिस है प्रोफेसर शिवम जोशी, आपका लौका भाई। और आज इस सेशन के अंदर ये पार्ट 2 है हमारे सेशन नंबर 1 का, मतलब सेशन नंबर 1, जहां पे मैंने आपको क्लियरली बताया था कि चैप्टर नंबर 1 को पढ़ना कैसे है। ये चैप्टर हमें लगता है बड़ा ही बोरिंग सा, हमें लगता है कि इसमें पढ़ना क्या है, याद कैसे करना। मेरी एक यूट्यूब शॉर्ट के ऊपर एक बच्चे ने कमेंट किया कि सर लॉ को पढ़ तो लेते हैं कि रियल लाइफ में यूज करेंगे, इसका रियल लाइफ में यूज क्या है बताओ जरा। अब रियल लाइफ में यूज जो है वो 3rd यूनिट और जो इसकी 4th यूनिट है वो पढ़ के मैं आपको बताता हूं। काफी आसान है, मैं आपका 25 मिनट से ज्यादा का टाइम, 25 से 30 मिनट से ज्यादा का टाइम नहीं लूंगा और एक एक चीज आपको ओवरऑल तरीके से समझा दूंगा। अगर आप यहां पे ध्यान से देखोगे तो यहां पे बताया गया है कि जो इंडिया का जुडिशरी है उसको संविधान के अंदर बनाया गया है। मतलब जो जुडिशरी है हमारा वो किसके हैज बीन एस्टैब्लिश्ड अंडर व्हाट, इट हैज बीन एस्टैब्लिश्ड अंडर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ठीक है, और ये इंस्टीट्यूशन ऑफ लास्ट रिजॉर्ट होता है। मतलब ये कि अगर कभी भी हमारे अधिकार हमसे छीन लिए गए तो हम संविधान का इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये पब्लिक के लिए है, कंपनीज के लिए है, इसमें स्टेट गवर्नमेंट और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सब आ गए। और जो सुप्रीम कोर्ट होता है वो सबसे मेन इंस्टीट्यूशन है इसका, इस हायरार्की के अंदर। उसके बाद हाई कोर्ट्स आते हैं, उसके बाद सबऑर्डिनेट कोर्ट्स आते हैं। तो अगर हम बात करें अब कि ये जो पूरा आगे का 2-3 पेज है वो क्या है, टाइप्स ऑफ कोर्ट्स क्या होता है, हायरार्की क्या होती है कोर्ट्स की, बस दैट्स इट। कोर्ट्स की हायरार्की याद रखनी है हमको। अगर आप देखोगे तो सबकी अपनी अपनी ताकतें दे रखी है। जैसे कि अगर आप यहां पे देखोगे, मैं ग्रीन कलर से हाईलाइट करता हूं सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट के 1 2 3 4 5 6 पॉइंट। उसके बाद अगर आप देखोगे, अब मैं रेड कलर से हाईलाइट करता हूं हाई कोर्ट, तो हाई कोर्ट के 1 2 3 4 5 पॉइंट्स हाई कोर्ट के आते हैं, राइट। अब देखो ये 5 पॉइंट और ये 6 से 7 पॉइंट हम लोग को याद रखने हैं, काफी आसानी से याद हो जाएंगे, बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले आता है सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट की ताकत क्या है, देखो सुप्रीम कोर्ट एपेक्स कोर्ट है, एमसीक्यू आ सकता है इसका, ठीक है। इट इज गवर्न अंडर चैप्टर 4 ऑफ पार्ट 5 ऑफ आर्टिकल 124 से 147, ठीक है। इसमें चीफ जस्टिस होते हैं और अदर जजेस होते हैं जिनको अपॉइंट करते हैं प्रेसिडेंट। तो वेरी गुड, हमको क्या क्या याद रखना है एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से। सुप्रीम कोर्ट जो है वो हमारा एपेक्स कोर्ट है। सुप्रीम कोर्ट क्या है, हमारा एपेक्स कोर्ट है, यानी मेन कोर्ट है। इसके बारे में कहां पे दिया हुआ है, चैप्टर 4 में दिया हुआ है। किसके चैप्टर 4 में, पार्ट 5 के। किसका पार्ट 5, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 124 से लेके 147, ठीक है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया आते हैं, इसमें अदर जजेस होते हैं जिनको अपॉइंट कौन करते हैं, हमारे आदरणीय प्रेसिडेंट जी करते हैं, ठीक है। अब ये रही ताकत सुप्रीम कोर्ट की। सबसे पहली ताकत है ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन। ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन का मतलब होता है कि ये डिसाइड करेगा डिस्प्यूट बिटवीन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड 1 और मोर स्टेट्स, या स्टेट्स के बीच में। मतलब अगर स्टेट और गवर्नमेंट के बीच में झगड़ा हो रहा है तो सुप्रीम कोर्ट के बीच पास जाना है हम लोगों को, ठीक है। उसके बाद रिट ज्यूरिसडिक्शन, देखो हमारे संविधान ने हम लोग को फंडामेंटल राइट्स दिए हैं और अगर हमसे हमारे कोई फंडामेंटल राइट्स छीन लेता है तो हमको किधर इधर उधर जाने की जरूरत नहीं, सीधा सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं और रिट्स मांग सकते हैं। अगर आप देखोगे तो कोई भी पर्सन अप्रोच कर सकता है कोर्ट के पास अगर उसके फंडामेंटल राइट्स उससे छीन लिए गए, तो जो आर्टिकल 32 ने गारंटी किए हैं, ठीक है, कि हमारे पास रेमेडीज रहेगी। सो वेयर देयर इज राइट देयर इज ऑलवेज गोइंग टू बी रेमेडी। अगर अधिकार है तो उसकी रेमेडी भी मिलनी चाहिए, वो यहां पे लिखा हुआ है। पहला पॉइंट था ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन, मतलब अगर स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट्स के बीच में डिस्प्यूट है तो सुप्रीम कोर्ट देखेगा। विरिट ज्यूरिसडिक्शन मतलब अगर तेरे मेरे जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स है वो छीन लिए गए तो हम सीधा सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं। उसके बाद आता है एपेलेट ज्यूरिसडिक्शन। देखो सुप्रीम कोर्ट में कोई नया ताजा केस लड़ा नहीं जाता, यहां पे अपील होती है। मतलब तू और मैं लोअर कोर्ट पे झगड़ा किए, मैं जीत गया, तू खुश नहीं, तू हाई कोर्ट में जाएगा। हाई कोर्ट में भी मेरे फेवर में है, अब तू खुश नहीं, तू सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकता है। तो जब तू जाता है किसी ऊपर वाले कोर्ट के पास तो तू क्या करता है, तू अपील करता है। तो हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील है, सुप्रीम कोर्ट के पास ताकत है कि वो सारी अपील सुन सकता है अगेंस्ट एनी ऑर्डर ऑफ एनी हाई कोर्ट। उसके बाद आता है एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन। सुप्रीम कोर्ट एडवाइस कर सकता है प्रेसिडेंट को ऑन एनी क्वेश्चन ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस। पब्लिक इंपॉर्टेंस के क्वेश्चन पे सुप्रीम कोर्ट एडवाइस कर सकता है। पनिशमेंट फॉर कंटेम्प्ट, अगर आप कोर्ट की तौहीन करते हो तो आपको कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की पनिशमेंट मिलेगी। और आर्टिकल 129 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया और हाई कोर्ट
of each state under Article 215 Constitution of India are declared as court of record with power to punish for contempt itself. अगर कोर्ट के किसी भी चीज के अंदर कोर्ट का अगर आपने तौहीन की है, आपने कोर्ट में अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया है, तो आपके ऊपर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का आरोप लगाया जा सकता है. रिव्यू ज्यूरिसडिक्शन, सुप्रीम कोर्ट अपने खुद के ही ऑर्डर और जजमेंट को रिव्यू कर सकता है और यह ताकत मिलती है आर्टिकल 137 से. तो अगर आप बेसिकली देखो, ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन मतलब क्या, स्टेट्स के बीच का झगड़ा सॉल्व करता है. रिट ज्यूरिसडिक्शन मतलब क्या, अगर हमारे अधिकार हमसे छीन लिए गए तो हम रिट ज्यूरिसडिक्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं. अपेलेट ज्यूरिसडिक्शन का मतलब क्या, हम अपील कर सकते हैं किसी भी हाई कोर्ट के ऑर्डर के अगेंस्ट इन सुप्रीम कोर्ट. एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन का मतलब क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को एडवाइस दे सकता है, ठीक है, अगर पब्लिक इंपॉर्टेंस का कोई क्वेश्चन है तो. उसके बाद आता है पनिशमेंट फॉर कंटेम्प्ट. अगर आपने कोर्ट की तौहीन किया, अगर आपने कोर्ट के किसी भी नियम कानून का पालन नहीं किया, तो आपको कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की सजा मिलेगी. कोर्ट ने कुछ नियम कानून सेट कर रखे, झूठ नहीं बोलना कोर्ट के अंदर, आपने तौहीन की तो आपके ऊपर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के आरोप लगेगा. उसके बाद आता है रिव्यू ज्यूरिसडिक्शन. सुप्रीम कोर्ट खुद के ही पुराने दिए हुए ऑर्डर और जजमेंट को फिर से रिव्यू करके नया जजमेंट देना है तो दे सकता है. और अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे वापस से एमसीक्यू आता है. सुप्रीम कोर्ट का हैप्पी बर्थडे टू यू कब हुआ था, 26 जनवरी 1950 को हुआ था. आर्टिकल 124 क्लॉज 1 के तहत कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंदर सुप्रीम कोर्ट का जन्म हुआ और तब 8 जज थे, 7+1, और आज की तारीख में टोटल 34 जजेस है, 33+1. ये 1 एक्स्ट्रा क्या है, हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया. ठीक है, फटाफट वीडियो को पॉज करो और कमेंट सेक्शन में बताओ अभी के हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का नाम क्या है. ठीक है, चलो अब हाईकोर्ट की बात करते हैं. तो अगेन हाईकोर्ट का ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन है, मतलब अगर डिस्प्यूट है, हमारे फंडामेंटल राइट्स हमसे छीने गए हैं या सेटलमेंट करना डिस्प्यूट का रिलेटिंग टू इलेक्शन टू यूनियन एंड स्टेट लेजिस्लेचर एंड ज्यूरिसडिक्शन ओवर रेवेन्यू मैटर्स, तो हम हाईकोर्ट के पास जा सकते हैं. रिट ज्यूरिसडिक्शन मतलब क्या होता है, अगर हमारे फंडामेंटल राइट्स हमसे छीन लिए गए तो मैं सुप्रीम कोर्ट के पास भी जा सकता हूं और मैं चाहूं तो हाईकोर्ट के पास भी जा सकता हूं. अपेलेट ज्यूरिसडिक्शन मतलब क्या, कि जो लोकल कोर्ट्स है सिविल क्रिमिनल, उनके ऑर्डर से अगर मैं खुश नहीं हूं तो मैं हाईकोर्ट में जा सकता हूं. सुप्रिटेंडेंस की ताकत है, मतलब आर्टिकल 227 ताकत देता है हाईकोर्ट को कि वो सुप्रिटेंडेंस प्रैक्टिस कर सकता है बाकी सारे कोर्ट्स और ट्रिब्यूनल पे जो उसकी ज्यूरिसडिक्शन में आते हैं. मतलब अगर महाराष्ट्र के अंदर बहुत सारे कोर्ट्स है, मान लो कि महाराष्ट्र में 100 कोर्ट्स है और एक हाई कोर्ट है मुंबई के अंदर, तो जो भी जितने भी कोर्ट्स है उनके ऊपर नजर रखने का काम किसका होता है, बॉम्बे हाई कोर्ट का होता है. पनिशमेंट फॉर कंटेम्प्ट सेम चीज, अगर आपने कोर्ट की तौहीन की, कोर्ट ने कोई चीज बोली है और आपने वो नहीं की, तो आपका ऊपर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का आरोप लगाया जाएगा. अब बच्चों मुझे बताओ, ये कोई रॉकेट साइंस तो है नहीं, काफी इजी तो है, आप बिना मतलब खामखा डरते. अब अगर हम बात करें तो लोअर कोर्ट, सबऑर्डिनेट कोर्ट, क्रिमिनल कोर्ट स्ट्रक्चर के बारे में हम बात करते हैं. तो क्रिमिनल कोर्ट के अंदर सेशंस कोर्ट आता है, मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट का कोर्ट आता है, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट का कोर्ट आता है और एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट का कोर्ट आता है. अगर आप देखोगे तो ये रही पहली पूरी हायरार्की. मैं इसको आपको 1 मिनट में समझा देता हूं, बहुत आसान है. देखो, सबसे पहले अगर आप देखोगे तो हर स्टेट के पास सेशन डिवीजन होता है और उनका एक सेशन कोर्ट होता है और उसमें एक सेशन जज होता है जिसकी अपॉइंटमेंट हाई कोर्ट करता है. हाई कोर्ट के बाद अगर कोई कोर्ट आता है तो वो सेशंस कोर्ट है. ठीक है, और सेशंस कोर्ट के जज को अपॉइंट कौन करता है, हाई कोर्ट का जज करता है. ये कोई भी क्रिमिनल मैटर ले सकता है और कोई भी पनिशमेंट सुना सकता है, पर अगर डेथ पेनल्टी सुनानी है तो इसको कंफर्म करना पड़ेगा हाई कोर्ट से. तो कोर्ट ऑफ सेशन क्या डेथ पेनल्टी सुना सकता है, यस, बट उसको किससे परमिशन लेना पड़ेगा, कंफर्म करना पड़ेगा, कंफर्म विथ हाई कोर्ट. अब बात करते हैं मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के कोर्ट की. ये एक स्पेशल कोर्ट होता है जिसको स्टेट गवर्नमेंट बनाती है हाई कोर्ट से बात करके मेट्रोपॉलिटन एरियाज के अंदर. मेट्रोपॉलिटन एरिया मतलब वो एरिया जहां पे पॉपुलेशन 1 मिलियन से ज्यादा है. 1 मिलियन मतलब 10 लाख, 10 लाख से ज्यादा जहां पे, वहां पे मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट का कोर्ट होता है. ठीक है, अच्छा, ये कोर्ट्स सबऑर्डिनेट कोर्ट्स के नीचे आते हैं और इसके अंदर जो चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट होता है वो कोई भी सजा सुना सकता है डेथ पेनल्टी छोड़ के, और कोई भी सजा सुना सकता है जो 7 साल से ज्यादा की नहीं है. ठीक है, तो वो ना ही लाइफ इंप्रिजनमेंट सुना सकता है, ना ही 7 साल से ज्यादा की सजा सुना सकता है. तो अगर मैं आपकी जगह पे होता तो इसको याद कैसे करता. देखो, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट तो कोई भी सजा सुना सकता है, सेशंस कोर्ट भी कोई भी सजा सुना सकता है, प्लस ये डेथ पेनल्टी दे सकता है, बट इसको कंफर्म करना पड़ेगा विथ हाई कोर्ट. मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट कहां पे होता है, जहां पे 1 मिलियन यानी
10 लाख से ज्यादा की पॉपुलेशन होती है। ये कोर्ट भी कोई भी पनिशमेंट सुना सकता है, बट नॉट डेथ पेनल्टी प्लस लाइफ इंप्रिजनमेंट प्लस एनी पेनल्टी वेयर imprisonment is more than 7 years। आई होप आपको ये समझ में आ गया। मतलब ये हर सजा सुना सकता है, बट जैसे कि रेप है तो रेप की मान लो किसी को सजा 10 साल की सुनानी है, या कानून में लिखा हुआ कि 10 साल की सजा होती है रेप करने वाले व्यक्ति की, तो अब 10 साल की सजा कानून में लिखी हुई है ना, तो ये वाला कोर्ट उस केस को हाथ नहीं लगा सकता क्योंकि उसका ज्यूरिसडिक्शन नहीं है। ये उन्हीं केसेस को ले सकता है जिसके अंदर सजा 7 साल तक की है। ठीक है, उसके बाद चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट की बात करते हैं तो हाई कोर्ट बहुत सारे कोर्ट्स बनाता है, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास एंड सेकंड क्लास, और इसके अंदर बैठता है चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट, और ये कोई भी सजा सुना सकता है, डेथ पेनल्टी नहीं सुना सकता, लाइफ इंप्रिजनमेंट नहीं सुना सकता, और कोई भी दूसरी सजा नहीं सुना सकता जिसमें सजा 7 साल से ज्यादा की है। एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट कोर्ट का काम जजमेंट सुनाने का काम नहीं करता है, ये एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन निभाता है। एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन का मतलब होता है कि ये भाई साहब जो होता है ये नियम कानून एनफोर्स करने का काम करते हैं, सजा नहीं सुनाते हैं। जैसे कि अगर दंगे लगने वाले हैं, कर्फ्यू लगवाना है, तो ये ऑर्डर कौन पास करेगा? एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट पास करेगा। तो फंक्शंस ऑफ पावर एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट की मोर और लेस एडमिनिस्ट्रेटिव नेचर की होती है, और ये होती है फॉर मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर। ठीक है, क्लियर है? तो कितना इजी है देखो, सुप्रीम कोर्ट हो गया, हाई कोर्ट हो गया, सेशन कोर्ट कोई भी सजा सुना सकता है, इसके अंदर का जो जज है उसको अपॉइंट सेशन जज करता है, हाई कोर्ट करता है। ये सजा कोई भी सुना सकता है, डेथ पेनल्टी के लिए इनको कंफर्मेशन लेना पड़ेगा किससे? हमारे हाई कोर्ट से। मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के कोर्ट उसी जगह पे होते हैं, उसी शहर में होते हैं जहां पे पॉपुलेशन 1 मिलियन से ज्यादा है। 1 मिलियन मतलब कितना? 10 लाख। अब ये कोर्ट कोई भी सजा सुना सकता है, पर ये डेथ पेनल्टी नहीं सुना सकते, लाइफ इंप्रिजनमेंट नहीं सुना सकते, और ना ही ऐसी कोई सजा सुना सकते जिसमें पेनल्टी 7 साल से ज्यादा की है। चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट मतलब एक होता है जुडिशियल मैजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास, दूसरा होता है जुडिशियल मैजिस्ट्रेट ऑफ सेकंड क्लास, और इनको हेड करने के लिए जो होता है उन्हें कहते हैं चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट। ये भी कोई भी सजा सुना सकता है एक्सेप्ट फॉर डेथ पेनल्टी, लाइफ इंप्रिजनमेंट, और कोई भी ऐसे गुनाह की सजा जिसकी सजा 7 साल से ज्यादा की है। एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट किसी प्रकार की सजा नहीं सुनाते हैं, इनका काम होता है लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करके चलना। तो ये सिर्फ और सिर्फ क्या कहते हैं इसको, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए ऑर्डर्स पास करते हैं, इनका काम एडमिनिस्ट्रेटिव नेचर का होता है। इजी पीजी। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, सेशंस कोर्ट, चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास, उसके बाद चीफ मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट, मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट, चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास एंड स्पेशल जुडिशियल मैजिस्ट्रेट। ये पूरा हायरार्की दिया है। अगर आपको कोई डाउट आता है तो बिंदास कमेंट कर देना, मैं आपका डाउट एकदम बेझिझक होकर सॉल्व कर दूंगा। अब अगर आप सिविल कोर्ट देखोगे तो सिविल कोर्ट के अंदर तो भैया इन्होंने इतना सही दिया है कि जो सिविल कोर्ट होता है उसके बारे में बात की है आर्टिकल 233 के अंदर, जो बात करता है अपॉइंटमेंट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जजेस के बारे में, जो करता है गवर्नर। किससे पूछ के? हाई कोर्ट से पूछ के। अगर आप देखोगे तो आर्टिकल 233 के अंदर बात की गई है अपॉइंटमेंट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जजेस के बारे में। यहां पे अपॉइंटमेंट कौन करेगा? गवर्नर करेगा डिस्ट्रिक्ट जज के अपॉइंटमेंट। किससे पूछ के करेगा? हाई कोर्ट से पूछ के करेगा, हर डिस्ट्रिक्ट में या मोर देन 1 डिस्ट्रिक्ट के अंदर। अब अगर आप देखोगे तो एक होता है सब जज, एक होता है एडिशनल सब जज, एक होता है मुंसिफ कोर्ट। तो ये सारे कोर्ट्स है, हायरार्की है। अगर आप देखोगे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, कोर्ट ऑफ सबऑर्डिनेट जज क्लास 1, कोर्ट ऑफ सबऑर्डिनेट जज क्लास 2, स्मॉल कॉजेस फॉर मेट्रोपॉलिटन सिटीज एंड मुंसिफ कोर्ट या कोर्ट ऑफ सब जज 3 क्लास। ये हायरार्की है, आपको हायरार्की एज इट इज एग्जाम के लिए याद रखनी है। ठीक है, उसके बाद आते हैं ट्रिब्यूनल सिस्टम इन इंडिया के अंदर। अब यहाँ पे ट्रिब्यूनल सिस्टम के बारे में बताया है और इन्होंने बताया कि कितने अलग अलग प्रकार के ट्रिब्यूनल्स होते हैं। अब इसमें आपको क्या याद रखना है मैं आपको बता देता हूँ। देखो, ट्रिब्यूनल क्वाज़ी जुडिशियल बॉडी होती है। जैसे कि अगर मैंने आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा तो आप क्रिमिनल कोर्ट में तो जाओगे नहीं, आप सिविल कोर्ट में लेके जाओगे मेरे को। और अगर आपने मेरे को चाकू मारा है, मैंने आपको चाकू मारा, तो सिविल कोर्ट में नहीं, क्रिमिनल कोर्ट में जाएंगे हम लोग। पर कुछ ऐसे स्पेशल केसेस होते हैं जिसके लिए हम हमारे कोर्ट्स को और एंगेज करके रख नहीं सकते। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं कंपनी लॉ से रिलेटेड मैटर्स की, तो सारे मैटर्स जाते हैं कंपनी लॉ से रिलेटेड एनसीएलटी के अंदर। कहा जाते हैं बेटा? एनसीएलटी,
नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल। एनसीएलटी में कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा उसका केस नहीं जाएगा। एनसीएलटी में शेयर मार्केट के अंदर तुमने कुछ गलत तरीके से ट्रेडिंग किया है, फ्रॉड किया है, उसका बात नहीं जाता। इसके अंदर सिर्फ कंपनी लॉ से रिलेटेड मैटर्स को हैंडल किया जाता है। शेयर मार्केट से रिलेटेड हर चीज हैंडल की जाती है बाय एसएटी, सिक्योरिटीज एपेलेट ट्रिब्यूनल। तो एनवायरमेंट पोल्यूशन से रिलेटेड एक अलग कोड बनाया हुआ है जिसका नाम है एनजीटी, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। तो ये सारे केसेस इन स्पेशल कोर्ट्स में ही जाते हैं। अगर आप ध्यान दोगे तो यहां पे लिखा है ट्रिब्यूनल वो इंस्टीट्यूशन है जिनको बनाया जाता है जुडिशियल या क्वाज़ी जुडिशियल ड्यूटीज को डिस्चार्ज करने के लिए। इनका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? जो हमारे लोकल कोर्ट्स है ना, सिविल कोर्ट, क्रिमिनल कोर्ट, इनके ऊपर का केस लोड रिड्यूस करना। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने यह रूल आउट किया है कि ट्रिब्यूनल क्वाज़ी जुडिशियल बॉडी है और इनका इंडिपेंडेंस सेम वैसा ही होना चाहिए जैसे अदर कोर्ट्स का होता है फ्रॉम एग्जीक्यूटिव एज द जुडिशरी। एग्जीक्यूटिव बॉडी से इनकी इंडिपेंडेंस होनी बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, इनके इंडिपेंडेंस कैसे देखते हैं हम लोग? कैसे सिलेक्ट होते हैं मेंबर, कॉम्पोजिशन क्या रहेगा ट्रिब्यूनल का, टर्म्स एंड टेन्योर क्या रहेगा सर्विस का, ये सारी चीजें। ठीक है, अच्छा, ट्रिब्यूनल को इंडिपेंडेंट रखने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सारे एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स मैनेज करेगा लॉ मिनिस्ट्री रादर देन मिनिस्ट्री एसोसिएटेड विद द सब्जेक्ट एरिया। जैसे कि अगर मैं टेलीकॉम कम्युनिकेशन की मिनिस्ट्री की बात करूं, उसका कोई ट्रिब्यूनल है टीआरएआई, तो उसको टीआरएआई को टेलीकॉम इंडस्ट्री की मिनिस्ट्री नहीं हैंडल करती है, लॉ मिनिस्ट्री ही उसको हैंडल करती है। इससे इंडिपेंडेंस बना रहता है। ठीक है, बाद में कोर्ट ने रिकमेंड किया कि हम इंडिपेंडेंट नेशनल ट्रिब्यूनल कमीशन बनाएंगे ताकि ट्रिब्यूनल का एडमिनिस्ट्रेशन हो सके। ठीक है, यह रिकमेंडेशन अभी तक इंप्लीमेंट नहीं हुई है। आई होप दिस इज क्लियर टू यू ऑल। उसके बाद जो रीजनिंग है सेटअप करने के लिए ट्रिब्यूनल, ताकि हम रिड्यूस करें पेंडेंसी ऑफ केसेस इन कोर्ट। मैंने अभी बताया था ना कि कोर्ट के अंदर जो केसेस चल रहे हैं उसके बर्डन को कम करें और ट्रिब्यूनल में डाल के चीजों को फटाफट निपटाने की कोशिश करें। ठीक है, तो ये रहे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, ट्रिब्यूनल, सबऑर्डिनेट कोर्ट, ट्रिब्यूनल। ठीक है, अब कॉम्पोजिशन ऑफ ट्रिब्यूनल की अगर हम बात करें तो इसके अंदर दिया है कि कौन कौन रहेगा ट्रिब्यूनल के अंदर। देखो, सुप्रीम कोर्ट ने नोट किया है ट्रिब्यूनल के अंदर जो मेंबर्स है वो सिलेक्ट होंगे डिपार्टमेंट से, सेंट्रल गवर्नमेंट के, जिन जो अलग अलग एक्सपर्टीज के फील्ड से आते हैं। ठीक है, एक्सपर्ट मेंबर प्रेजेंट रहेगा इन टेक्निकल मेंबर अलॉन्ग विद जुडिशियल मेंबर। एक की फीचर होता है ट्रिब्यूनल का, मतलब एक जुडिशियल पर्सन भी रहेगा और एक स्पेशलाइज नॉलेज रखने वाला पर्सन भी रहेगा। इसी के लिए ये अलग रहता है फ्रॉम ट्रेडिशनल कोर्ट्स। सिर्फ पर्सन विद जुडिशियल बैकग्राउंड जैसे हाई कोर्ट के जज, लॉयर ही एलिजिबल है अपॉइंटमेंट के लिए एज हाई कोर्ट के जजेस। इन्हीं को हम कंसीडर करेंगे एज जुडिशियल मेंबर। तो ट्रिब्यूनल के अंदर जो भी जुडिशियल मेंबर है वो कौन होगा? वो रहेंगे हाई कोर्ट के जज, लॉयर, जिनका प्रिस्क्राइब्ड एक्सपीरियंस है, जो एलिजिबल है अपॉइंटमेंट होने के लिए एज हाई कोर्ट के जज। मतलब अगर मैं एलिजिबल हूं हाई कोर्ट का जज अपॉइंट होने के लिए तो ही मैं ट्रिब्यूनल के अंदर जुडिशियल मेंबर बन सकता हूं। अगर मेरी औकात उतनी नहीं है तो मैं ट्रिब्यूनल के अंदर जुडिशियल मेंबर बन नहीं सकता। ठीक है, क्लियर है? आई होप दिस इज क्लियर। ट्रिब्यूनल रिफॉर्म ऑर्डिनेंस को अबॉलिश कर दिया है और 9 ट्रिब्यूनल को ट्रांसफर कर दिया है एंड ट्रांसफर द फंक्शंस टू हाई कोर्ट। ठीक है, दिस एक्शन वुड ऐड टू द पेंडिंग केसेस इन सच हाई कोर्ट्स। 9 ट्रिब्यूनल्स को हटा दिया है और उनके सारे केसेस हाई कोर्ट में ट्रांसफर कर दिए हैं। इतना ही लिखा हुआ है। जो भी अपील आती है ट्रिब्यूनल से वो उस स्टेट के हाई कोर्ट के पास होती है, बट कुछ ऐसे ट्रिब्यूनल्स है जिसकी अपील सीधा सुप्रीम कोर्ट में होती है, हाई कोर्ट के पास जाने की जरूरत नहीं है। यहां पे लिस्ट दी है कि कौन से केसेस में आप कहां अपील करोगे। जैसे इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल है, अगर आप उससे खुश नहीं हो तो आप हाई कोर्ट में अपील कर सकते हो, पर सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल है, इसके जजमेंट से खुश नहीं तो सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो। रेलवे क्लेम ट्रिब्यूनल, खुश नहीं हो हाई कोर्ट के पास जा सकते हो। सिक्योरिटी अपेलेट ट्रिब्यूनल, शेयर मार्केट के ट्रिब्यूनल के दिए हुए जजमेंट से खुश नहीं हो, सीधा सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हो। यहां पे ऐसी पूरी लिस्ट दे रखी हुई है। ठीक है, जैसे नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, मैंने बोला ना एनवायरमेंट से रिलेटेड, अगर इन्होंने कुछ ऑर्डर पास कर दिया, डिग्री दे दी, जजमेंट दे दिया और हम उस जजमेंट से खुश नहीं हो तो हम अपील कहां करेंगे? सुप्रीम कोर्ट में करेंगे, हाई कोर्ट के पास जाने की जरूरत नहीं है। आई होप ऑल ऑफ यू हैव अंडरस्टूड टिल हियर। अब अगर हम बात करें अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन की, तो ये
वो एरिया है जिसका मतलब होता है कि कोर्ट कचहरी का खर्चा बचे, कोर्ट कचहरी का खर्चा बचे, और हमारे जो कोर्ट में टाइम लगता है वो कम टाइम लगे और हम लोग को तुरंत रेजोल्यूशन मिले। अगर आप यहां पे ध्यान दोगे तो यहां पे क्लियर कट लिखा हुआ है कि ये वो प्रोसेस है जहां पे डिस्प्यूट पार्टीज के बीच में सेटल या ब्रॉट टू अ रिजल्ट विदाउट इंटरवेंशन ऑफ जुडिशियल इंस्टीट्यूशन। मतलब पार्टीज के बीच में झगड़ा हुआ है तो उसको हम सॉल्व कैसे करेंगे? बिना जुडिशियल इंस्टीट्यूशन के टांग डाले। हमारे तेरे मेरे बीच में झगड़ा हुआ है, कोर्ट कचहरी नहीं करेंगे, इसी को कहते हैं अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। और यहां पे हर टाइप के मैटर को रिजॉल्व किया जाता है। हाँ, सिविल ही होंगे, क्रिमिनल केसेस नहीं होंगे, जैसे कि सिविल मैटर्स, कमर्शियल मैटर्स, इंडस्ट्रियल एंड फैमिली मैटर्स। ठीक है, अब यहां पे मोड्स ऑफ एडीआर दिया हुआ है। अब मैंने मोड्स ऑफ एडीआर के लिए ये टेबल बना रखी है, आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिया। उसके बाद नीचे जाते हैं, अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिया। जब आप इसका स्क्रीनशॉट लोगे तो आप एक बार इसको रीड करो, रीड करके कमेंट सेक्शन में बताओ कि आपको इसमें से क्या समझ नहीं आता, और मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा इस चीज के बारे में एक अलग से वीडियो बना के। ठीक है, अच्छा, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आपको ये पता चले कि इसमें पढ़ना क्या है। ये तो पढ़ना है, मैंने आपको बेसिक तो आइडिया दे दिया। अब आर्बिट्रेशन, मीडिएशन, कंसीलिएशन क्या होता है, इन तीनों में फर्क क्या है, ये आपको फर्क याद रखना है। ये मैंने टेबल फॉर्म में बना के डाला हुआ है, आप एक बार पढ़ लो। अगर आपको दिक्कत आती है तो मैं इसका स्पेशल वीडियो बनाऊंगा, बट आपको कमेंट करना है स्पेशल। ठीक है, और अगर आप यहां तक आए हो तो पॉज करो, कमेंट करो लौका भाई, फिर प्ले करो और हम आगे बढ़ते हैं, है ना। माइक ऊपर कैसे आ गया यार। ठीक है, चलो अब हम बात करते हैं लोक अदालत की। तो लोक अदालत का मतलब क्या होता है? ये एक इंटरेस्टिंग फीचर है इंडियन लीगल सिस्टम का, जहां पे वॉलंटरी एजेंसी को बुलाया जाता है लोक अदालत, यानी पीपल्स कोर्ट। ये बनाया गया था लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज एक्ट के तहत, ताकि आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट हो सके। लोक अदालत बनाई है, ये क्यों बनाई है? आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट के लिए। लोक अदालत का दूसरा नाम क्या है? पीपल्स कोर्ट। ये कंप्राइज करता है एक फोरम का, जिसके अंदर नेगोशिएशन होती है। नेगोशिएशन होती है किसके सामने? जुडिशियल ऑफिसर के सामने। और जो भी ऑर्डर लोक अदालत का रहेगा, यह फाइनल रहेगा, ठीक है, और यह बाइंडिंग रहेगा सारी पार्टीज के ऊपर। और लोक अदालत का दिया हुआ ऑर्डर अपीलेबल नहीं होता इन कोर्ट ऑफ लॉ। लोक अदालत ने बोल दिया तो आप उसके ऊपर अपील कर नहीं सकते। ठीक है, तो यहां पे इन्होंने इंपॉर्टेंट प्रोविजंस दी हुई है रिलेटेड टू एडीआर। इन्होंने एग्जाम्पल दिया है कि कौन से एक्ट्स एडीआर से डील करते हैं, आर्बिट्रेशन, कंसीलिएशन, लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट, और इनका इस्तेमाल कहां कहां पे होता है ये यहां पे बताया हुआ है। जैसे कि इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट के अंदर एडीआर का इस्तेमाल होता है, सीपीसी में एडीआर का इस्तेमाल होता है, कंपनी लॉ में एडीआर का इस्तेमाल होता है, एमएसएमई डेवलपमेंट एक्ट के अंदर इसका इस्तेमाल होता है, रेरा के अंदर इसका इस्तेमाल होता है। ठीक है, कमर्शियल कोर्ट्स में इसका इस्तेमाल होता है, कोपरा कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर इसका इस्तेमाल होता है। और इसके एडवांटेज क्या है? इसमें टाइम कम लगता है, पैसा कम लगता है, खत्म, इजी। फिर यहां पे इन्होंने लिस्ट दी है कि कौन सी रेगुलेटरी बॉडीज है। अब आप बोलोगे कि सर ये रेगुलेटरी का मतलब क्या होता है? रेगुलेटरी का मतलब होता है, जैसे शेयर मार्केट को रेगुलेट कौन करता है? उसको करता है सेबी रेगुलेट, है ना। अगर मैं बात करूं तुम्हारे मेरे घर पे जो डिश टीवी, टाटा स्काई, एयरटेल का कनेक्शन है, या तुम्हारे मेरे फोन में जो सिम कार्ड है, इनके प्राइजेस और ये कैसे फंक्शन करेंगे, इसको रेगुलेट कौन करता है? TRAI करता है। इंश्योरेंस कंपनी को कौन करता है? IRDA करता है। ये सारी रेगुलेटरी बॉडीज है। तो अगर आप देखोगे सेबी, तो सेबी का काम क्या है? सेबी का मेन काम है कि ये प्रिवेंट करेगा मैल प्रैक्टिस। कहां पे? कैपिटल मार्केट के अंदर, जिसकी वजह से नेगेटिव इंपैक्ट होता है लोगों के कॉन्फिडेंस में इन द मार्केट। इसका मेन ऑब्जेक्टिव एक ही है कि भैया ये इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करे इन्वेस्टर्स का, मैल प्रैक्टिसेस को प्रिवेंट करे और इंश्योर करे कि प्रॉपर और फेयर फंक्शनिंग हो रही है मार्केट की। सेबी के बहुत सारे फंक्शंस है, जैसे कि प्रोटेक्टिव फंक्शंस, रेगुलेट करने के फंक्शन। रेगुलेट मतलब ये कोड ऑफ कंडक्ट बनाएगा कि क्या क्या करना है और क्या क्या नहीं कर सकते हैं। डेवलपमेंट फंक्शंस बनाएगा, ठीक है। उसके बाद ये परफॉर्म करता है फंक्शन और अचीव करता है अपना ऑब्जेक्ट कैसे? इसके पास ताकत है। ताकत क्या है? ये लॉस बदल सकता है स्टॉक एक्सचेंज के। इसके पास एक्सेस रहेगा सारे रिकॉर्ड्स और फाइनेंशियल स्टेटमेंट का। ये हियरिंग कंडक्ट कर सकता है, जजमेंट दे सकता है माल प्रैक्टिस के केसेस पे। ये अप्रूव कर सकता है लिस्टिंग और डीलिस्टिंग भी करवा सकता है कंपनीज की स्टॉक एक्सचेंज से। और ये डिसिप्लिनरी एक्शन भी ले सकता है, जैसे कि फाइन पेनल्टी लगा सकता है उन पार्टिसिपेंट्स के ऊपर जो माल प्रैक्टिस के अंदर इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, मैं आपको हिंट देता हूं। पीयूष बंसल, IPO, लेंसकार्ट,
पीयूष बंसल ने 50 रुपए का शेयर खरीदा और 402 में बेचने वाले हैं। रिसर्च करना और मुझे बताना मिला कि नहीं मिला। नहीं मिला तो मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, डोंट वरी। आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, बैंक्स को कंट्रोल करता है हमारे कंट्री में, फॉरेन एक्सचेंज को ओवरसी करता है ना। तो आरबीआई का मेन पर्पस क्या है कि ये मॉनिटरी पॉलिसी बनाएगा, रेगुलेट करेगा, सुपरवाइज करेगा। कौन से सेक्टर को भैया? ये रेगुलेट, सुपरवाइज और फोकस करेगा सिर्फ और सिर्फ फाइनेंशियल सेक्टर के ऊपर। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली द कमर्शियल बैंक्स एंड एनबीएफसी कंपनीज, मतलब ये सारे एरियाज के ऊपर नजर किसकी है? आरबीआई की है। ठीक है, ये रिस्पॉन्सिबल है प्राइस स्टेबिलिटी को मेंटेन करने के लिए और क्रेडिट फ्लो को बना के रखने के लिए इन अलग अलग सेक्टर्स ऑफ आवर इकोनॉमी। इसके मेन फंक्शंस की यहाँ पे लिस्ट दे रखी है। ये लाइसेंस देता है हमें बैंक ओपन करने के लिए और फिर हमें ऑथोराइज करता है अलग अलग ब्रांचेस खोलने के लिए। ये बनाता है, लागू करता है, रिव्यू करता है प्रूडेंशियल नॉर्म्स। ये मेंटेन और रेगुलेट करता है रिजर्व किसके? बैंकिंग सेक्टर के। ये इंस्पेक्ट कर सकता है फाइनेंशियल अकाउंट किसके? अलग अलग बैंक्स का, और ट्रैक रख सकता है बैंकिंग सेक्टर के ऊपर पड़ने वाले स्ट्रेस के। ये ओवरसी करेगा लिक्विडेशन, अमालगमेशन और रिकंस्ट्रक्शन ऑन फाइनेंशियल कंपनीज। ये रेगुलेट करता है पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम का इंफ्रास्ट्रक्चर। ये प्रिंट इश्यू सर्कुलेट करता है करेंसी थ्रू आउट द कंट्री। मुझे बताओ, ये 10वीं 11वीं 12वीं का जो इकोनॉमिक्स में हम पढ़ते हैं उसी टाइप का तो थ्योरी है ये। आरबीआई क्या क्या करता है, मेन पॉइंट्स मैंने आपको कवर करा के दे दिया। ठीक है, आरबीआई बैंकर है टू गवर्नमेंट और मैनेज करता है डेट इशुएंस। वेरी गुड। फेमा को भी, फेमा की पॉलिसी को इंप्लीमेंट करने का काम भी आरबीआई करता है। मतलब अगर मैं इंडियन आदमी हूं, मुझे विदेश घूमने जाना है, तो मैं इंडिया से फॉरेन में इंडियन करेंसी को कितना डॉलर में कन्वर्ट कर सकता हूं, कितना अलाउड है कितना नहीं, ये सारा काम फेमा करता है और फेमा को ही रेगुलेट आरबीआई करता है। फिर इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये इंश्योर करता है कि फेयर ट्रीटमेंट मिले और प्रोटेक्ट हो इंटरेस्ट पॉलिसी होल्डर का। ये रेगुलेट करता है इंश्योरेंस कंपनीज को और इंश्योर करता है कि इंडिया इंडस्ट्री जो इंश्योरेंस की है वो फाइनेंशियली साउंड रहे। ये स्टैंडर्ड सेट करता है, रेगुलेशन बनाता है ताकि किसी प्रकार का कंफ्यूजन ना रहे इंश्योरेंस पॉलिसी लेते वक्त पॉलिसी होल्डर्स को एंड ऑल्सो इंश्योरेंस कंपनीज को। फंक्शन नंबर 1, ग्रांट, रिन्यू, कैंसिल, मॉडिफाई रजिस्ट्रेशन। किसका? अलग अलग इंश्योरेंस कंपनीज का। ये चार्जेस और फीस लगा सकता है एज पर आईआरडी एक्ट। इन्वेस्टिगेशन कर सकता है, इंस्पेक्शन ऑडिट कर सकता है किसका? इंश्योरेंस कंपनी का और दूसरी ऑर्गेनाइजेशंस जो इंश्योरेंस इंडस्ट्री में आती है। ये कोड ऑफ कंडक्ट स्पेसिफाई कर सकता है और प्रोवाइड करेगा क्या क्वालिफिकेशन एंड ट्रेनिंग होनी चाहिए इंटरमीडियरीज की, इंश्योरेंस एजेंट्स की, एक्सेट्रा। ठीक है, ये रेगुलेटर कंट्रोल करता है इंश्योरेंस का प्रीमियम रेट, टर्म रेट, कंडीशन और दूसरे बेनिफिट जो इंश्योरर्स को मिलते हैं। और ये प्रोवाइड करेगा ग्रीवेंस रिड्रेसल और प्रोटेक्ट करेगा इंटरेस्ट ऑफ पॉलिसी होल्डर। मतलब अगर मैं ना खुश हूं किसी चीज से तो मैं सीधा का सीधा आईआरडीए का दरवाजा खटखटा सकता हूं। फिर आता है पेंशन फंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, नेशनल पेंशन स्कीम के तहत बनाया गया था। एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स एएमएफआई इन इंडिया, एमसीए, नेशनल हाउसिंग बैंक। मैं चाहता हूं कि आप लोग एक बार इन सारे चीजों को रीड करो, इसमें कुछ दिया हुआ नहीं है, मैं फटाफट आपको इसका भी ओवरव्यू दे देता हूं। एक्चुअली एक बार आप लोग रीड करो और फिर मुझे बताओ कि आपको इसके ओवरव्यू की जरूरत है क्या। अब अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे प्राइमरी एंड सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन, और अगर आप कमेंट करते हो तो मैं ये सारे एरियाज भी आपको अगले वीडियो में समझा दूंगा। मिलते हैं थर्ड वीडियो में, तब तक डू व्हाटएवर यू वांट टू डू मैन, डोंट ट्रबल माता पिता एंड भारत माता। बाय बाय एंड या डू कमेंट इफ यू नीड एक्सप्लेनेशन ओवरव्यू ऑफ दिस, जैसे मैंने ओवरव्यू इन सब चीजों का दिया है।